नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के समराइज वीडियो पार्ट सेकंड में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की जो चैप्टर 3 की सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 23 तक की सेक्शंस को आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ साथ चैप्टर 3A और चैप्टर 4 इन सभी को जो है आज के इस वीडियो में हम समराइज में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं, किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। और इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंतर्गत जो है सेक्शन 12 तक के प्रोविजंस को देखा। वहां पर देखा था कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इन वीडियोस को देखने के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इन्हें जो है चैप्टर्स को समराइज में देख लेते हैं तो एग्जाम में जो है मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपके जो है लगभग एमपी अकोमोडेशन के सभी क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह हेल्पफुल वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन बटन को हिट कर देते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है हमारे वीडियोस को जो है देख पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह हेल्पफुल वीडियो। मित्रों, चैप्टर 3 का जो सेक्शन 13 है यह प्रावधान करता है अबधारी को बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब मिल सकता है। बात को समझिएगा, जब सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो 16 आधार हैं, उन आधारों पर न्यायालय में बेदखली के लिए वाद दायर किया जाता है, तो अगर किराएदार अबधारी जो है सेक्शन 13 के प्रोविजंस का पालन कर लेता है तो उसको जो है बेदखली से संरक्षण दिया जाता है। अब यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सेक्शन 13 में क्या प्रोविजन है। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तारीख को ऐसे वाद की सूचना अबधारी को प्राप्त होती है, किराएदार को प्राप्त होती है कि भाई आपके विरुद्ध ये वाद जो है दायर किया गया है, मतलब कि न्यायालय से जो है सूचना नोटिस उसको मिला है, तो उस तारीख से 1 माह के भीतर, इंपॉर्टेंट बात है, 1 माह के भीतर अगर वह जो भी बकाया किराया है उसको अगर भूस्वामी को अदा कर देता है तो उसको जो है संरक्षण मिलेगा धारा 13 के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ आगामी माह में जो है 15 तारीख तक लगातार जो है किराया वह जमा करता रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सेक्शन 12 की सबसेक्शन 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि सेक्शन 13 का अगर एक बार लाभ ले लिया गया है और अगर किराएदार पुनः 3 माह तक किराया अदा करने में चूक करता है तो उसको जो है यह लाभ पुनः नहीं मिलेगा, दोबारा से सेक्शन 13 का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इसी के साथ साथ सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में यह प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कि डिस्प्यूट ही किराए के ऊपर हो, मतलब कि जब किराएदार जो है ऐसे सूचना पर न्यायालय में अपना यह दावा रखता है कि साहब डिस्प्यूटेड जो है रेंट है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है अंतरिम भाड़ा नियत करेगा और अंतरिम भाड़ा जो है ऐसे किराएदार को अपने भूमि स्वामी को देना होगा। लेकिन अगर भूमि स्वामी यह जो किराएदार जो है यह तर्क रखता है कि साहब जो डिस्प्यूट है वो इस बात का है कि किराया किसको देना है, कि भाई ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, क्योंकि ये सभी लोग जो है किराए की मांग उससे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय उस किराए को न्यायालय में जमा करने के लिए कह सकता है। तो यहां पर यह प्रावधान है, इसको अपने को ध्यान रखना है कि 1 माह के भीतर, सूचना के 1 माह के भीतर जो है किराया अगर जमा कर देते हैं तो सेक्शन 13 में बेदखली के विरुद्ध संरक्षण मिल सकता है। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 14 को, यह कहता है उपभाड़े पर देने पर निर्बंधन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी किराएदार जो है अपने उस स्थान को उपभाड़े पर नहीं देगा, लेकिन अगर ऐसा किराएदार अपने भूस्वामी की लिखित पूर्व अनुज्ञा से, ध्यान रखिएगा लिखित अनुज्ञा से, रिटर्न परमिशन होनी चाहिए, तो रिटर्न परमिशन से पूर्व उसने परमिशन ले ली है, उसके बाद अगर किराएदार रखता है तो ऐसा उप किराएदार जो है वैधानिक उप किराएदार होगा, जो कि सेक्शन 14 में डिक्लेयर किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसी के साथ साथ जो है सेक्शन 15 ये कहता है उप अभिद्रति के सृजन और प्रवसान की सूचना। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस तारीख से आप जो है रिटर्न परमिशन आपने मकान मालिक से ले ली,
अब उसके बाद वो किराएदार जो है क्या करता है कि किसी उप किराएदार को किराए पर रखता है। तो जिस तारीख से ऐसा उप किराएदारी सृजित होती है उससे 1 माह के भीतर जो है ऐसे भूस्वामी को सूचना देना होगी। और इसी प्रकार से जब ऐसी उप किराएदारी प्रवश्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो जिस तारीख को समाप्त हो उसके 1 माह के भीतर जो है क्या करना है, भूस्वामी को सूचना देना अनिवार्य है। अब इसी के साथ साथ यहां पर यह भी प्रोविजन दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि ये जो अधिनियम है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, इसके लागू होने के पहले अगर कोई किराएदार ने जो है उप किराएदार रख लिया था तो इस अधिनियम के लागू होने से 6 माह के भीतर जो है उसे ऐसी सूचना अपने मकान मालिक को देनी होगी और इसी के साथ साथ जो है प्रवेशान की सूचना 1 माह के भीतर जो है देनी होगी। तो इसमें जो है ये आप 1 महीने का टाइम पीरियड जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सब सेक्शन 16 देखते हैं। जी क्या कहता है, कतिपय दशाओं में उप अभिधर्ती अभिधारी माना जाएगा। उप अभिधारी जो है मतलब कि उप किराएदार जो है किराएदार माना जाएगा। कब माना जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पर कि सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था किराएदार के विरुद्ध, जिसमें उप किराएदार को पार्टी नहीं बनाया गया और ऐसे किराएदार के विरुद्ध न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी है। ऐसा किराएदार अब जो है किराएदार नहीं रहा है, लेकिन वह डिक्री, वह आदेश जो है उप किराएदार के लिए नहीं है। तो वो जो उप किराएदार है अब वह सीधा मकान मालिक का किराएदार माना जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 16 में जो है यही प्रावधान है। अब इसके बाद 17 को समझते हैं। 17 में क्या है, अब 17 को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। अब इसमें दिया हुआ है अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। बात समझिएगा, धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ई और एफ के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अगर किसी मकान को खाली या जो है उसका खाली कब्जा लेने की डिक्री प्राप्त कर ली गई है और ऐसी डिक्री के अधीन रहते हुए ऐसे मकान मालिक ने अगर ऐसे मकान का कब्जा प्राप्त कर लिया है तो कब्जा प्राप्ति से, ध्यान रखिए, कब्जा प्राप्ति से 2 वर्ष के भीतर वह उस स्थान को पुनः भाड़े पर आरसीए की परमिशन के बगैर नहीं दे पाएगा। मतलब कि अगर कोई मकान जो है इस आधार पर खाली कराया गया था, किसी भवन को या किसी स्थान को इस आधार पर खाली कराया गया था कि ऐसे भूस्वामी को उसकी वास्तविक आवश्यकता है और उसके आधार पर खाली हो गया है, डिक्री मिल गई है और कब्जा मिल गया है, तो उसके बाद जो है ऐसा भूस्वामी 2 वर्ष का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष के टाइम पीरियड के भीतर जो है उसको अगर उसे पुनः कब्जे में देना है तो आरसीए को जो है इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और आरसीए अगर जांच करता है और वह पाता है कि जो है किराए पर दिया जाना चाहिए तो ऐसी स्थिति में वह सबसे पहले उस पुराने वाले किराएदार को जो है ऐसा कब्जा जो है प्रदान कराने के लिए या उसको किराए पर देने के लिए कहेगा, या फिर अगर नहीं है तो परमिशन। तो यहां पर 2 साल का टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ साथ जो है सेक्शन 18 को देखें तो सेक्शन 18 में क्या बात है, तो सेक्शन 18 कहता है मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति एवं उसमें पुनः प्रवेश। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर कि सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 के जी और एच क्लॉज के अंतर्गत मकान मालिक ने किस आधार पर मकान को खाली कराने के लिए वाद दायर किया था कि उसमें जो है उसे कोई रिपेयर कराना है, कुछ उसमें मेंटेनेंस कराना है, कुछ उसमें जो है ठीक ठाक कराना है। तो ऐसी स्थिति में ये सेक्शन कहती है कि जब ऐसा कब्जा ऐसे मेंटेनेंस के लिए या उसमें मरम्मत के लिए भूमि स्वामी को दिया गया है तो ऐसा भूमि स्वामी 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर कार्य को प्रारंभ करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, 1 महीने के भीतर काम को प्रारंभ करना है और इसी के साथ साथ जब वो काम पूरा हो जाए, जिस तारीख को काम पूरा हो जाए उसके 1 माह के भीतर वापस उस किराएदार को ऐसा कब्जा वापस देना है। तो यहां पर भी 1 माह का जो टाइम पीरियड है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सेक्शन 19 को देखते हैं। देखिए सेक्शन 19 कहता है सीमित कालावधि वाली अभिधृति की दशा में कब्जे की पुनः प्राप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से प्री में क्वेश्चन बनता है कि सीमित कालावधि वाली अभिधृति सृजित करने के लिए किसे आवेदन देना पड़ेगा, तो इसके लिए कलेक्टर साहब प्राधिकृत है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वह कुछ समय के लिए कहीं बाहर जा रहा है ना, मान लीजिए कि वो जो है 6 माह के लिए, साल भर के लिए बाहर जा रहा है, तो वह अपने स्थान को भाड़े पर देना चाहता है सीमित कालावधि के लिए, तो वह कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर जो है ऐसा परमिशन दे देता है
तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, सीमित काल अवधि के लिए जो है किराएदारी जो है किराएदार को दिया जा सकता है। और जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए, है ना, जो टाइम पीरियड के लिए दिया गया था, मकान मालिक वापस आ गया, वो वापस पोजीशन चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कलेक्टर के पास आवेदन कर जो है उसको कब्जा ले सकता है। तो यहां पर मेन अथॉरिटी जो है सेक्शन 19 में सीमित कालावधि वाली अभिधृति की दशा में कलेक्टर जो है यही मेन अथॉरिटी है। इसी से क्वेश्चन आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सेक्शन 20 को देखें तो सेक्शन 20 बोलता है कुछ मामलों में कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध। अब ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिएगा सेक्शन 12(1)(1)(a) के अंतर्गत हमने 16 आधार देखे जहां पर कि कोई भूमि स्वामी जो है अपने स्थान को खाली कराने के लिए उन 16 आधारों पर वाद दायर कर सकता था। लेकिन अगर कोई भूस्वामी कौन है, कोई कंपनी है या कोई जो है निगमित निकाय है या कोई स्थानीय प्राधिकारी है, तो वो जो है सेक्शन 12(1) के अंतर्गत ना आकर सेक्शन 20 के अंतर्गत जो है आएंगे। अब यहां पर ऐसा कंपनी, निगमित निकाय या स्थानीय प्राधिकारी उसने जो है अपने किसी कर्मचारी को उस स्थान को उस समय अवधि के लिए, जब तक वो नियोजन में है तब के लिए दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसे खाली कराना है तो सेक्शन 20 में जो आधार दिए गए हैं इन आधारों पर ही ऐसे मकान को खाली कराया जा सकता है न्यायालय में वाद दायर करके। कौन कौन से आधार हैं तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि अब वो व्यक्ति, वो किराएदार जो है अब उस कंपनी या जो है निगमित निकाय या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में, नौकरी में नहीं रहा है, इस आधार पर खाली कराया जा सकता है। फिर इसी के साथ साथ जो है ऐसे किराएदार ने उन जो है शर्तों और जो आपके निर्बंधन हैं, जो भी निर्बंधन या शर्तें लगाई गई थी उनका उल्लंघन किया है, इस आधार पर खाली कराया जा सकता है। या फिर ऐसे किराएदार ने अप्राधिकृत कब्जा कर लिया, उसको एक कमरा किराए पर दिया था, उसने दूसरा भी कर लिया, उसने कोई और स्थान पर जो है अप्राधिकृत जो है अधिभोग में ले लिया है, तो इस आधार पर भी खाली कराया जा सकता है। और इसी के साथ साथ एक आधार और है जहां पर कि ऐसी लोक संस्था को अपने क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए, अपने कामकाज को जो है रेगुलेट करने के लिए ऐसे स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, तो इस आधार पर जो है वह स्थान खाली कराया जा सकता है। तो सेक्शन 20 में मुख्य रूप से स्पेशल बात क्या है कि ये सेक्शन 20 कब एप्लीकेबल होगी, जहां पर कि ऐसा भूस्वामी कौन है, या तो कोई कंपनी है या कोई निगमित निकाय है या कोई स्थानीय प्राधिकारी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 21, ये कहता है अतिरिक्त संरचना का निर्माण करने की अनुज्ञा। बात बहुत सिंपल सी है कि मकान मालिक जो है ऐसे स्थान को जो उसने भाड़े पर दिया था उसमें अगर कोई जगह वगैरह उस पर जो है कुछ और अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन किराएदार जो है उसको नहीं करने दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आरसीए, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को जो है आवेदन दिया जाएगा। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अगर वो उचित समझता है तो ऐसे अनुज्ञा दे सकता है, परमिशन दे सकता है ऐसे कंस्ट्रक्शन की। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अतिरिक्त संरचना के लिए जो है किसके समक्ष आवेदन दिया जाएगा अगर किराएदार जो है परमिशन ना दे, किराएदार ना करने दे तो यहां पर आरसी आप ध्यान रखिएगा, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। फिर इसके बाद सेक्शन 22 कहता है खाली भवन स्थल के संबंध में विशेष उपबंध। बात समझिएगा कि कोई भवन जो है उसको किराए पर दिया गया है और उस भवन जो किराए पर स्थान दिया गया उसके अंतर्गत कोई खाली भूमि भी है। अब खाली भूमि पर मकान मालिक को क्या करना है, उस पर जो है कोई संरचना करनी है, कुछ बनाना है, लेकिन किराएदार बनाने नहीं दे रहा है, किराएदार उसमें ऑब्जेक्शन ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा मकान मालिक जो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इस सेक्शन के तहत ये देखकर कि भाई ऐसे पृथक जो है किया जा सकता है, जिस स्थान को कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ अतिरिक्त निर्माण करना है, उसको अलग अलग किया जा सकता है। या फिर जो है कह सकते हैं कि भूमि स्वामी को खाली भूमि का कब्जा दिला सकेगा। मतलब कि अगर ये सारी परिस्थितियां हैं तो इसमें, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। वैसे तो डिटेल में आप इसको जो है हमारे पूर्व वाले वीडियो जो डिटेल में बने हुए उन पे आप देखिएगा। यहां पर तो मेन बात यह है कि प्राधिकारी पूछा जाएगा, कौन प्राधिकारी है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है ऐसे आदेश दे सकता है सेक्शन 22 के अंतर्गत। अब इसके बाद सेक्शन 23 ये कहता है भूस्वामी को खाली कब्जा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो 16 आधार हैं, न्यायालय ने उन आधारों पर अगर डिक्री पारित कर दी है तो जो किराएदार है वो उस भूमि का या उस स्थान का कब्जा जो है भूमि स्वामी को देगा
और ऐसा कब्जा देने के बाद कोई अन्य व्यक्ति जो है ऐसे कब्जे में दखल नहीं दे पाएगा, जो कि किराएदार वगैरह या जो भी उसके रिलेटिव हो, वो कोई भी इसमें दखल नहीं देगा। तो ये सेक्शन 23 जो है ये एग्जाम के लिए, यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ज्यादा डिटेल में ना देखें। तो ये सारी चीजें जो है चैप्टर 3 के अंतर्गत यहां से जो है प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो आपको बताया, इन सारी चीजों को देखिएगा। अब हम देखते हैं चैप्टर 3, जो कि 1983 के संशोधन के द्वारा हमारे एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में जो है अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अबेदारियों की बेदखली के संबंध में प्रावधान करता है। तो अभी हम जो है इनको देखते हैं। मित्रों, चैप्टर 3A के अंतर्गत हमें जो है सबसे पहले हमें जो लास्ट वाली सेक्शन है, सेक्शन 23J, इसको हमें देखना चाहिए। यहां से जो है प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब इसमें बताया गया है कि अध्याय 3 का के प्रयोजनों के लिए भूमि स्वामी की परिभाषा, मतलब कि वे कौन से भूमि स्वामी हैं, वे कौन से लोग हैं जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत भूमि स्वामी माने जाएंगे। अब यहां से जो है प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आया, तो ध्यान रखिएगा जहां पर कि क्या क्वेश्चन आए कि अध्याय 3 का के अंतर्गत भूमि स्वामी किसे माना गया है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें किस किस को माना गया है। किसी सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्य भी आते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, उसको जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है भूमि स्वामी माना जाएगा। फिर इसी के साथ साथ यहां पर जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो उसको इस धारा के अंतर्गत भूमि स्वामी माना जाएगा। फिर इसके बाद कोई विधवा या विच्छिन्न विवाह पत्नी है, मतलब कि डाइवोर्सी वाइफ है ना, या फिर जो है विडो है, तो ऐसे महिलाओं को जो है इस चैप्टर के अंतर्गत भूमि स्वामी माना जाएगा। फिर इसके बाद जो है कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई जो है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, उसको इस चैप्टर के अंतर्गत भूमि स्वामी माना जाएगा। और इसी के साथ साथ किसी सरकार का कर्मचारी है जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का सदस्य भी आता है, जो अपनी सेवा शर्तों के अनुसार किसी ऐसी जगह जहां उसके स्वामित्व में कोई मकान हो पदस्थ किए जाने पर सरकारी स्थान के लिए हकदार नहीं है, या ऐसी किसी जगह पर उसके पदस्थ किए जाने पर शास्ती भाड़ा का संदाय करने पर ही ऐसे स्थान का हकदार है। तो ये सभी की सभी व्यक्ति जो है इस धारा के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत भूमि स्वामी, भूस्वामी के अंतर्गत आते हैं, भूस्वामी की परिभाषा में आते हैं। अब एग्जाम में कई बार जो है कह सकते हैं कि एग्जाम्पल या किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर सरकारी जो सेवक हैं वो रिटायर्ड लोग हैं, उनके बारे में उनको भूमि स्वामी की परिभाषा माना गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकार का सेवक है ना, सामान्य सा अगर सरकार का सेवक है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। सरकार का सेवक इसके अंतर्गत कब आएगा, जब या तो वो रिटायर्ड हो गया हो, या फिर वो अगर जॉब में है लेकिन उस स्थान पर जहां उसकी पोस्टिंग की गई है वहां पर उसका खुद का मकान है, और इस कारण से कि वहां उसका खुद का मकान है उसको जो है सरकार के द्वारा अलॉट नहीं किया जा रहा है कोई स्थान, या फिर अलॉट किया भी जा सकता है तो उसके लिए उसको जो है पेनल्टी भाड़े के रूप में जो है या शास्ती भाड़े के रूप में कुछ चार्ज किया जाता है। तो ये लोग जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है भूस्वामी के अंतर्गत आएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की जो सबसे पहली सेक्शन है, सेक्शन 23J, जो ये प्रावधान करती है कि जो सेक्शन 23J के अंतर्गत जो भूस्वामी है तो वो लोग जो है क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिएगा सेक्शन 23A के अंतर्गत यहां पर दिया हुआ है कि ऐसे भूमि स्वामी क्या कर सकते हैं, वो जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो आदेश 6 नियम 14-15 है, इसके अनुसार जो है एक आवेदन तैयार करेंगे और वो आवेदन जो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में जो सेक्शन 23J के अंतर्गत भूमि स्वामी है वह सिविल न्यायालय में वाद दायर नहीं करते हैं। उनके पास क्या उपचार है कि वो जो है आरसीए, जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, उसके समक्ष जो है आवेदन जो है प्रस्तुत करते हैं, और आवेदन जो है सीपीसी के आदेश 6 नियम 14-15 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग होगा, शपथ पत्र के साथ होगा। तो यहां पर जो है आरसीए को एप्लीकेशन दे दिया। अब इसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर जो है किसी व्यक्ति ने ऐसा स्थान अंतरण द्वारा प्राप्त किया, बात समझना, सेक्शन 23J में वर्णित जो भूस्वामी हैं उन्होंने अगर
ऐसे स्थान को अंतरण द्वारा मतलब खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में अंतरण की तारीख से 1 साल के भीतर वह वाद इस सेक्शन के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है आरसीए के पास नहीं लगा सकेंगे। यही प्रावधान हमने हमने चैप्टर 3 देखा था, उसमें सेक्शन 12 में हमने देखा ई और एफ में, वही सारी बातें यहां पर हैं। तो यहां पर भी जो है 1 वर्ष का जो कालावधि पीरियड है कि भाई अंतरण द्वारा अर्जित किया है तो 1 साल तक इस चैप्टर में कोई रिलीफ उनको नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद जो है वह आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद सेक्शन 23B देखिएगा, ये कहता है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी सेक्शन 23A के अधीन के प्रत्येक आवेदन के संबंध में समन जारी करेगा। देखिए अब आरसीए के पास जो है एप्लीकेशन आ गया है, अब वो क्या करेगा, ऐसे जो किराएदार है उसको जो है क्या करेगा, समन जारी करेगा। इस सेक्शन में सेक्शन 23B के अंतर्गत जो कि समन जो है सीपीसी के जो आदेश 5 और आदेश 16 के अंतर्गत जो समन वगैरह है वो जारी किए जाएंगे। तो सेक्शन 23C के अंतर्गत आवेदनकारी कतिपय परिस्थितियों के सिवाय प्रतिवाद करने का हकदार ना होगा। बात को समझिएगा, सेक्शन 23A में आवेदन दिया गया आरसीए को, आरसीए ने जो है आवेदन प्राप्त होने के बाद सेक्शन 23B के अंतर्गत समन जारी कर दिया। अब समन जो है ऐसे अभिधारी को प्राप्त हो जाता है, तो अभिधारी जो है ऐसे मामले में प्रतिवाद कब तक कर सकेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि इस सेक्शन में जो है यह प्रावधान दिया गया है कि जब समन की तामीली अभिधारी पर हो जाती है तो अभिधारी जो है ऐसे समन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर आरसीए को यह आवेदन करेगा कि वो जो है इस मामले में अपना प्रतिवाद करना चाहता है। और जब ऐसा आवेदन जो है आरसीए के पास आ जाए तो आरसीए जो है 1 मास के भीतर ये निर्धारित करेगा कि भाई परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। फिर इसके बाद सेक्शन 23D के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब आरसीए परमिशन दे देता है अभिधारी को अपना प्रतिवाद रखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब उसको परमिशन दे दी जाती है तो न्यायालय क्या करेगा, आरसीए का जो है यथासंभव कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और 6 माह के भीतर, बात समझिएगा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, 6 माह के भीतर जो है ऐसे मामले का जो है इसका निराकरण करेगा। और इसके अंतर्गत यह भी दिया गया है कि आरसीए जो है जो प्रक्रिया इस्तेमाल करेगा वह कौन सी है, स्मॉल कॉज कोर्ट की जो शक्तियां है ना, जो शक्तियां प्रयोग करेगा, जो कि किसकी शक्तियां है, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय जो शक्तियां प्रयोग करता है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरसीए जो है इस सेक्शन के तहत मामले का निराकरण करेगा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसमें एक उपधारणा दी गई है कि जब किसी सेक्शन 23J के अंतर्गत जो भूमि स्वामी आते हैं, भूस्वामी आते हैं, वे जब आवेदन देते हैं तो यहां पर आरसीए का न्यायालय यह उपधारणा करेगा, मतलब शैल बी प्रिज्यूम, है ना, विधि की खंडनीय उपधारणा करेगा कि भाई ऐसे भूस्वामी को उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, तो उपधारणा करने पर जो है आगे कार्रवाई। तो यहां पर ये चीजें अपने को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आइएगा सेक्शन 23E, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि आरसीए ने जो इस चैप्टर में आदेश दिया है ना, ऐसे किराएदार की बेदखली का या जो भी आदेश है, उस आदेश की कोई अपील नहीं होती है, उसका जो है केवल रिवीजन होगा, वो भी हाई कोर्ट में। तो सेक्शन 23E के अंतर्गत यही उल्लेख है कि हाई कोर्ट में जो है रिवीजन हो सकता है ना, उसका जो है पुनरीक्षण हो सकता है, अपील नहीं होगी। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि भाई जो पुनरीक्षण जो है कितने समय के भीतर फाइल करना है, तो 90 डेज। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन 23J के अंतर्गत जो है सेक्शन अध्याय 3 का के अंतर्गत जो आरसीए द्वारा आदेश दिया जाता है उसकी रिवीजन कहां पर होता है, कितने दिन के भीतर, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो रिवीजन कहां होगा, हाई कोर्ट में होगा, और कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर जो है आवेदन करना होगा। अब इसी के साथ साथ जो है सेक्शन 23F को भी हम देख लेते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है प्रीलिम्स के लिए कि रोके जाने का आवेदन। देखिएगा, बेदखली का आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश का कुल मिलाकर 6 माह से अधिक की कालावधि के लिए प्रवर्तन रहना, मतलब स्टे ऑर्डर वगैरह जो है बेदखली के संबंध में वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिएगा, इसका जो अगली सेक्शन है सेक्शन 23G, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है
कि अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। बात समझिएगा, आरसीए ने आदेश दे दिया, आरसीए ने जो है डिसाइड कर दिया कि भाई किराएदार को जो है अपना स्थान जो है खाली कर भूस्वामी को देना है। तो यहां पर इसके संबंध में जो उल्लेख किया गया है कि जहां पर कि वो स्थान कैसा है, वहां पर कि वो स्थान अगर निवासिक प्रयोजनों वाला है तो ऐसी स्थिति में जब आदेश दिया जाता है उसके 2 मास के भीतर जो है किराए मकान मालिक हकदार ना होगा ऐसे पोजीशन का। क्यों? क्योंकि जो किराएदार है उसको अन्य स्थान अपना अरेंजमेंट करने के लिए समय दिया गया है, तो 2 महीने के भीतर जो है हकदार ना होगा। 2 महीने के बाद जो है वह ऐसे कब्जे की प्राप्ति के लिए जो भी कार्रवाई करना चाहता है कर सकता है। फिर इसके बाद जो है उल्लेख किया गया है सबसेक्शन 2 में कि भाई अगर वो स्थान अनिवासिक प्रयोजनों के लिए था जिसके संबंध में न्यायालय ने जो है आरसीए की कोर्ट ने खाली करने का आदेश दिया है किराएदार को, तो उसके लिए भी दिया हुआ है कि भाई 2 मास के भीतर जो है खाली नहीं करना होगा, लेकिन 2 मास के बाद जो है खाली करने की कार्रवाई होगी। और इसी के साथ साथ यहां पर यह भी दिया है कि अनिवासिक प्रयोजनों वाला अगर स्थान था तो ऐसी कंडीशन में अगर वह 10 वर्ष या उससे अधिक की काल अवधि के लिए जो है किराए पर रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो भूमि स्वामी है वो ऐसे किराएदार को 1 साल के दुगने तक के किराया जो है प्रति कर के रूप में देगा, और जहां 10 साल से कम के लिए था वहां पर 1 साल के बराबर की राशि जो है उसको प्रति कर देगा। तो यहां पर इस दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ साथ ये भी प्रावधान दिया गया है कि जब न्यायालय ने आदेश दे दिया कि किराएदार जो है आरसीए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि किराएदार जो है स्थान को भूमि स्वामी को देगा और भूमि स्वामी उस पर पोजीशन प्राप्त कर लेता है, तो जिस तारीख को भूमि स्वामी पोजीशन प्राप्त करता है उस तारीख से 2 वर्ष के भीतर वह उस स्थान को पुनः भाड़े पर नहीं दे सकता है, और अगर भाड़े पर देता है तो आरसीए जो है वहां पर यह देख सकता है कि वो सद्भाविक था या नहीं था। तो इसके संबंध में प्रावधान है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष के टाइम पीरियड है ना, इससे कई बार क्वेश्चन आया है कि कितने अवधि तक पुनः भाड़े पर नहीं दे सकते हैं, तो 2 वर्ष, तो इसको आप यहां ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं अगला जो सेक्शन है सेक्शन 23H, जो अच्छा 23H जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं देख रहे हैं। फिर इसके बाद देखिएगा सेक्शन 23I, ये कहता है फॉल्स और फेवलियस एप्लीकेशन, मतलब कि मिथ या तुच्छ करने वाला अगर आवेदन फाइल किया गया है तो ऐसी स्थिति में यह सेक्शन कहती है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है 6 मास के बराबर का जो अनधिक जो प्रतिकर है वह किराया का जो प्रतिकर है किराए के रूप में जो है वह प्रतिकर के रूप में लिया जाएगा। बात समझना कि अगर मिथ या तुच्छ आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो 6 माह के किराए के बराबर की राशि जो है प्रतिकरात्मक खर्चे के रूप में अदा करनी होगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा सेक्शन 23I को। तो ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनको आप जो है प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा जो हमारा चैप्टर 3A के अंतर्गत। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 4, जो बताता है भाड़े का निक्षेप, मतलब डिपॉजिट ऑफ रेंट के संबंध में प्रोविजन। तो ये क्या कहता है देखते हैं मित्रों। चैप्टर 4 के अंतर्गत जो है टोटल 4 सेक्शन है, 4 धाराएं हैं, सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 27 तक, जिसमें सेक्शन 24 ये प्रावधान करता है कि संदिग्ध किए गए भाड़े के लिए रसीद का दिया जाना। बात को समझिएगा, इस सेक्शन में क्या क्या बताया गया है। पहले तो यह बताया गया है कि जो किराएदार है वह हर महीने की 15 तारीख, इंपॉर्टेंट बात है, हर महीने के 15वें दिन तक, मतलब 15 तारीख तक जो है ऐसे किराए का आगामी रूप से जो है संदाय करेगा, मतलब कि 15 दिन के भीतर किराया भूमि स्वामी को भूस्वामी को देना है। और भूस्वामी के ऊपर यह दायित्व है कि वो जो है जब किराया प्राप्त कर ले तो वह रसीद देगा। इंपॉर्टेंट बात है ना, रसीद तत्काल देगा। और अगर रसीद नहीं देता है तो उपधारा 3 में प्रावधान किए गए हैं कि जो किराएदार है वो क्या कर सकता है कि जिस डेट को उसने किराया ऐसे भूस्वामी को अदा किया है उस तारीख से जो है 2 माह के भीतर आवेदन कर सकता है आरसीए के पास कि भाई हमने किराया दे दिया है लेकिन ऐसा किराएदार जो है रसीद नहीं देता है या टालम टोली करता है। तो ऐसी स्थिति में आरसीए क्या करेगा, ऐसे अभिधारी ऐसे भूस्वामी को जो है पक्ष को उसको सुनने के बाद जो है निर्धारित कर सकता है और यह घोषित कर सकता है कि किराया अदा कर दिया गया है, सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। और इसी के साथ साथ ऐसे भूस्वामी के ऊपर जो है जो किराया अदा किया गया है उसके दुगनी रकम के बराबर जो है
प्रतिकरात्मक जो खर्चे हैं, नुकसानी जो हुई है, उसके लिए जो है आदेश दे सकता है। तो यहां पर इस बात को हमको ध्यान रखना है। मेनली तो पूछा जाता है कि कितनी तारीख तक किराया अदा करना है, तो उस माह के 15वें दिन तक अदा करना है। और जो है अगर रसीद ना दे तो क्या कर सकते हैं, आरसीए के पास आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेक्शन 25 है ये प्रावधान करता है अभिधारी द्वारा भाड़े का निक्षेप। बात को समझिएगा, इसमें केवल अपने को यही ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि अभिधारी जो किराएदार है वो भूमि स्वामी को किराया दे रहा है, भूस्वामी को, लेकिन भूस्वामी जो है रसीद नहीं देता है या फिर किराया लेने से इनकार करता है। तो ऐसी स्थिति में जो अभिधारी है, किराएदार है, उसके पास उपचार क्या है कि वह ऐसे किराए को जो है आरसीए के पास, है ना, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास जो है जमा कर सकता है, उसके जो है निक्षेप कर सकता है। तो इसमें अपने को यही ध्यान रखना है कि किसके पास जमा कर सकते हैं, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन 26 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है निक्षेप करने के लिए समय की परिसीमा और निक्षेप के लिए आवेदन में अशुद्ध प्रविष्टियों के परिणाम। तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो कितना समय सीमा है कि जिसके भीतर हम आरसीए के पास किराया जमा कर सकते हैं। तो बात को समझना, जिस डेट तक हम जो है भूस्वामी को किराया अदा करते हैं, मतलब कि जो माह स्टार्ट हुआ उसके 15वें दिन तक, तो इस दिनांक से या इस टाइम से 21 दिन के भीतर, ये इंपॉर्टेंट बात है, 21 दिन के भीतर आपको जो है या किराएदार को जो है क्या करना पड़ेगा, आरसीए के पास भाड़ा निक्षेप करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि ऐसा किराया निक्षेप जब कर दिया जाता है तो आरसीए क्या करेगा, ऐसे भूस्वामियों को नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद उनको सुनेगा। और उसके बाद जो किराया जमा किया गया है वो अगर 5 साल के भीतर अगर ऐसे भूस्वामी द्वारा वहां से नहीं लिया जाता है तो वह राज्य सरकार को क्या हो जाता है, फोरफीट हो जाएगा, राज्य सरकार को संप्रत हो जाएगा। तो ये सारे प्रोविजन जो है सेक्शन 27 के अंतर्गत प्रोवाइडेड है। चैप्टर 4 के अंतर्गत यही सारे प्रावधान है जहां से प्रारंभिक प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एमपी अकोमोडेशन एक्ट के समराइज वीडियो के पार्ट 3 में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।